नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। संविधान का भाग 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। पॉलिटी के 10 या 11 या 12 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 12 या 13 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी सिलसिले में आगे हम लोग लेक्चर को देखेंगे। तो नागरिकता, आज का टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या नागरिकता या सिटीजनशिप ये है क्या, पहले ये समझते हैं। बेसिक पॉइंट इसके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नागरिकता का मतलब क्या है, व्हाट इज़ सिटीजनशिप। तो यहाँ पर सिटीजनशिप की बेसिक डेफिनेशन दी गई है कि सिटीजनशिप इज़ द स्टेटस ऑफ अ पर्सन रिकग्नाइज्ड अंडर द कस्टम और लॉ एज बीइंग a legal member of a sovereign state or belonging to a nation। हिंदी में इसका अर्थ है, या आराम से इस डायग्राम को समझिए। जैसे ये क्या है, कोई व्यक्ति है, इसके हाथ में तिरंगा है, इसका मतलब ये इंडियन सिटीजन है, ठीक है। लेकिन कैसे होगा सिटीजन, वही बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले सिटीजन होता क्या है, ये एक किसी भी देश का लीगल मेंबर है। लीगल मेंबर का मतलब होता है ये एक लीगल को इंग्लिश में क्या बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे, कानूनी। यस, यह किसी देश का कानूनी सदस्य होता है, कानूनन सदस्य है। क्या है, कानूनन सदस्य है, यानी कि उस देश के कानून के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। क्लियर है। तो नागरिक क्या होता है, किसी भी देश का लीगल मेंबर होता है। समझ में आया, किसी भी देश का लीगल मेंबर होता है और उस देश के कानून के अनुसार होता है। समझ में आ गया। यानी कि जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप इस देश के नागरिक क्यों, क्योंकि आपको इस भारत देश के अंदर कानूनी मान्यता मिली हुई है, इसलिए आप जो है भारत देश के नागरिक हो। लेकिन अगर ब्रिटेन का कोई व्यक्ति हो, या अर्जेंटीना का कोई व्यक्ति, या कोई अन्य देश का कोई व्यक्ति हो, वो इस देश में आता, उसे उस तरह की कानूनी स्वीकृति, लीगल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है, इसलिए ही दैट पर्सन इज नॉट इंडियन सिटीजन। समझ में आया। तो सिटीजनशिप क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान है। किस तरह की पहचान है, कि वह किसी देश का लीगल मेंबर है, वह उस देश के कानून के माध्यम से। तो ये सिटीजनशिप की एक डेफिनेशन है। देखा, सिटीजनशिप का फायदामंद क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स ये होता है कि आपको एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की पहचान मिल जाती है उस देश में। जैसे मैं और आप इस देश के नागरिक हैं, तो इसका मतलब ये, और ये जो ये नागरिकता है हमारी इस देश की राजनीतिक पहचान है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ आवर सेल्फ टू आवर नेशन। समझ में आया। हम लोग इस देश के राजनीतिक पहचान, ये हमारे देश की राजनीतिक पहचान है। ये हमारे देश में राजनीतिक समुदाय को की परिभाषा को रेखांकित करता है। तो ये सब मोटी मोटी परिभाषाएं हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे, जानते भी होंगे कि नागरिक किसे कहते हैं। अब हम और पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस तरह का है, कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इंडिया हैज़ ट्रेडिशन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इंडिया एक तरह का फेडरल नेशन है। क्या है, इंडिया एक फेडरल नेशन है। क्या है, फेडरल। फेडरल का मतलब हमने बताया था आपको, संघीय है। फेडरल किसे कहते हैं, फेडरल किस व्यवस्था को कहा जाता है, फेडरल उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें एक से लेकर 2 सरकारें होती हैं। कितनी सरकारें होती हैं, 2। एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। जिस तरह भारत में है, हर एक व्यक्ति क्या है, वो कहाँ रहता है, वो राज्य में रहता है, और सभी राज्य कहाँ है, भारत में है। क्लियर हो रहा है। केंद्र की सरकार है मोदी जी की, और राज्य की अपनी सरकार होती है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। तो ऐसे ही राज्य में भी सरकार होती है। तो भारत में एकल नागरिकता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वह यूनियन और स्टेट दोनों का नागरिक होगा। समझ में आ रहा है, कि जैसे मैं और आप, जैसे मैं मान लो यूपी का सिटीजन हूँ, तो मैं यूपी का भारत का नागरिक हूँ, तो यूपी का नागरिक ऑलरेडी हूँ। समझ में आया। ऐसा नहीं कि यूपी की नागरिकता अलग होगी, एमपी की नागरिकता अलग होगी, मणिपुर की नागरिकता अलग होगी, नहीं।
भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता एकल होगी, सिंगल होगी, दैट इज यूनियन सिटीजनशिप। तो भारत में यूनियन सिटीजनशिप का चलन है। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग लिखा है। क्या लिखा है? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किया जाता है तो आप देख रहे हो, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी भारत की पहचान होती है, ये किसी राज्य का पहचान नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? जैसे आर्टिकल 370 जब उसके कई सारे प्रोविजंस को हटा लिए गए तो अब जम्मू कश्मीर के भी लोग भारत के नागरिक हैं। समझ में आ रहा है? मतलब नागरिक तो पहले भी है, अब वो सिंगल सिटीजनशिप वहाँ पर भी लागू हो गई। पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर में डुअल सिटीजनशिप था। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या था कि दो दो उनके पास सिटीजनशिप थी, इंडिया का सिटीजनशिप भी था और जम्मू एंड कश्मीर का भी सिटीजनशिप था। भारत में और किसी राज्य में ये व्यवस्था नहीं थी, आप सिर्फ भारत के नागरिक थे, किसी राज्य के नागरिक नहीं माने जाते हैं। अब जैसे इसकी उल्टा की बात करें कि डुअल सिटीजनशिप किसी अन्य देश में है या बिल्कुल है, कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जैसे अब मान लेते हैं यूएस का एक स्टेट है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क है। दूसरा कोई स्टेट है टेक्सास, तीसरा कोई स्टेट है फ्लोरिडा, चौथा कोई है पेंसिल्वेनिया। तो इस तरह के अलग अलग स्टेट है, 50 के आसपास स्टेट है। तो अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का सिटीजन है तो वो टेक्सास का नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? फ्लोरिडा का नहीं होगा। तो उसके पास दो दो सिटीजनशिप है, यूनियन की सिटीजनशिप है यानी वो अमेरिका का नागरिक है और साथ ही साथ न्यूयॉर्क का नागरिक है। समझ? उसके पास दो दो अलग अलग नागरिकता होगी। हमारे देश में इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो ये है हमारा सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा। क्लियर है? भारत की नागरिकता की जो संकल्पना है, उसकी जो प्रोविज़न है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। जैसे कि नागरिकता का जो भी प्रोविज़न अपनाया गया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? भारत की नागरिकता में किसी भी तरह के प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। जैसे मान लेते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जिसे CAA कहा जाता है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भी 2019 में पारित हुआ दिसंबर में। उसके बाद इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो कानून है वो संविधान के जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ है। कोर्ट में मामला है। अब देखो कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या वो मूलभूत सिद्धांत के यानी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है कि नहीं है, वो अलग विषय है। जैसे कानून में संशोधन किया गया, कौन से कानून? सिटीजनशिप के कानून में संशोधन किसने किया? क्या राज्य सरकारों ने किया? नहीं, केंद्र सरकार ने किया, मतलब पार्लियामेंट ने किया है। तो देश में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने या कानून जो बने हुए हैं उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट करने का अधिकार, पावर सिर्फ हमारी संसद को है। राज्य सरकार को किसी भी तरह के पावर नहीं मिले हैं सिटीजनशिप को लेकर। क्लियर है? हाँ, जैसे हम लोगों ने 7 शेड्यूल पढ़ा था, 7 शेड्यूल में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अलग अलग सूचियाँ थी। तो जैसे सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो कौन से सूची में जाएगा? ये केंद्र सूची में, यानी इस पर कानून सिर्फ संसद बना सकती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, हमने कवर किए। अब बात करते हैं आर्टिकल्स के। देखिए आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो प्रोविज़न किए गए हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। भाग 1 जो था, पार्ट 1 था, वो स्टेट और यूनियन की बात करता था, यूनियन और इट्स टेरिटरीज की बात करता था, माने कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता था। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे जो नागरिकता के बारे में बात करता है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाएगा ये यही पूछा जाएगा। जैसे आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये यहाँ पर वर्ड आपको एक कंफ्यूज कर रहा हो, कमेंसमेंट क्या है? देखिए कमेंसमेंट का मतलब होता है जिस दिन संविधान बना। कब बना? 26 नवंबर 1949। कब बना? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। जिस दिन लागू हुआ है उसे कमेंसमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कमेंसमेंट की उस दिन संविधान प्रारंभ हो रहा है, लागू हो रहा है। तो जब संविधान की शुरुआत हो रही है तब से कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? तो नागरिकता को डिफाइन कर रहा है कि संविधान के लागू होने के समय
संविधान के लागू होने के समय से कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, कौन से लोग होंगे। जैसे पहला, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, भारत के किसी भी राज्य में जन्मा है, चाहे सिक्किम में जन्मा हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में जन्मा हो, चाहे मणिपुर में जन्मा हो, किसी भी राज्य में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर है, पहला यानी कि जन्म के आधार पर। दूसरा, अगर वो जन्म नहीं लिया, उसके माता पिता में से कोई एक, ध्यान दीजिए, माता या पिता है, मम्मी या डैडी में से कोई एक किसी राज्य में जन्मे हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है। तो भी जैसे कि अगर हम बात करें कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में पैदा हुआ हो, मान लीजिए जैसे माधुरी दीक्षित के बेटे हैं, ठीक है, वो न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में पैदा हुए हैं। क्लियर है। ये हम उस समय की बात, आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1950 की बात कर रहे हैं। मान लें 1950 में माधुरी दीक्षित जी कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। उसके बाद उनके जो बेटे पैदा हुए हैं तो उनके बेटे को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उनकी माँ क्या है, भारत की नागरिक थी। समझ में आ रहा? तो वही है कि 1950 के समय जिसके भी माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा भी है कि जो ऐसे संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, मामूली तौर पर मतलब ऑर्डिनरी वो रिजाइड कर रहा हो। जैसे समझते हैं संविधान भाई लागू कब हो रहा है? 1950 से। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो ना तो भारत में जन्मा हो, ना ही उनमें से कोई एक, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, लेकिन फिर भी मान लो ब्रिटेन का है, वो 1945 से लगातार भारत में रह रहा है, 1945 से वो लगातार भारत में रह रहा है, तो 1950 में वो भी भारत का नागरिक कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी पहला जन्म के आधार पर, दूसरा माता पिता के आधार पर, तीसरा निवास के आधार पर। क्लियर है। तो ये आर्टिकल 5 क्या बात करता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय किनको किनको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आर्टिकल 6 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 में ध्यान दीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रोविजन को मैं डील भी नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा ये आर्टिकल 6 का यही पूछा जाएगा। इसमें क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले यानी मतलब आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ये क्या है भाई? ध्यान दीजिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद विभाजन हो गया था, पार्टीशन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, ठीक है, और एक नया देश बना था पाकिस्तान। तो हुआ क्या था, आज़ादी के बाद या उसके आसपास के समय से पाकिस्तान से ढेर सारे लोग भारत आए। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान से ढेर सारे लोग कहाँ आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं। तो उनको अगर भारत की नागरिकता देनी है तो आर्टिकल 6 के अनुसार दिया जा सकता है। समझ में आया कि उनको किस तरह से दिया जाएगा? क्लियर है। तो इसमें जैसे प्रावधान किए गए हैं कि उनको तब मिलेगी, इसमें कई कंडीशन है, जैसे वाह उसके माता पिता में कोई एक पितामह यानी ग्रैंडफादर या ग्रैंड माँ, उनमें से कोई एक भारत में जन्मी हो 1935 के कानून के अनुसार वह व्यक्ति। ये केवल प्रोविज़न है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दिल पे मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता संबंधी अधिकार की, अगर उनको नागरिकता देनी है तो किस तरह से उन्हें दिया जाएगा, इसका प्रोविज़न कहाँ किया गया है? आर्टिकल 6 में। क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 7 इसका उल्टा है। हुआ क्या था, विभाजन के बाद बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे। कहाँ गए थे? पाकिस्तान। इंडिया से कहाँ गए? पाकिस्तान। तो क्या जो पाकिस्तान गए उनको क्या भारत की नागरिकता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिलेगी? आर्टिकल 7 के अनुसार मिलेगी। तो वही भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ये जो प्रावधान लिखे गए हैं यहाँ पर देखो कि अनुच्छेद 5 और 6 में से किसी एक बात के होते हुए भी ये दुनिया भर का ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है कि उनको किस तरह से मिलेगा, ये पूरा लिखा हुआ है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक, बस इतना ध्यान में रखिएगा। 5 क्या कह रहा है कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, संविधान बनने के समय कौन लोग भारत के नागरिक हो। आर्टिकल 6 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, कब? ये कब की, आज की बात नहीं है, ये तब की बात कर रहा है जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था। क्योंकि संविधान तो कब बना था भाई? संविधान तो लागू हुआ था 1950 में, लेकिन बंटवारे में जो आवाजाही चल रही थी वो तो 1947 से चल रही थी ना। तो 1947 के बाद अगर कोई आ गया भारत में पाकिस्तान से तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आर्टिकल 6 के अनुसार। लेकिन अगर कोई बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया
और फिर वो भारत आना चाह रहा है अगर वो, तो क्या उसे नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कैसे? आर्टिकल 7 के अनुसार। समझ में आया? तो सिंपल सा याद रखिए, एक एक कीवर्ड पकड़िए। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि संविधान के समय कौन नागरिक होंगे, ठीक। दूसरा आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, संविधान बनने के समय अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बात है, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया और ऑफ इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी भारतीय मूल के कोई व्यक्ति हैं। जैसे भारतीय मूल की बात अगर हम बात करें कि जो है भारतीय मूल के एग्जाम्पल क्या दें, जैसे बहुत सारे भारतीय विदेशों में रहते हैं ना, जैसे माधुरी दीक्षित के पिताजी पति हैं, मतलब श्री राम नेने, वो कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक। अमेरिकन नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं ना, ठीक। वो अमेरिका से अगर आते हैं यहाँ पर या अमेरिका में रहते हैं, क्या उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है? समझ में आ रहा है? ये उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी और देश में रह रहा हो तो उसको किस प्रकार से भारत में नागरिकता मिलेगी, ये आर्टिकल अनुच्छेद 8 कहता है। लेकिन कब? संविधान बनने के समय। ध्यान दीजिए, 5, 6, 7, 8 ये जो भी बात कर रहा है ये संविधान बनने के समय के संबंध में नागरिकता की बात कर रहा है। उसके बाद नागरिकता किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इसको लेकर अलग से कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, जिसे नागरिकता कानून 1955 कहा जाता है। उसको हम देखेंगे आगे। तो आर्टिकल 8 क्या कर रहा है, कोई भारत से बाहर गया भारतीय, अगर उसको भारत की नागरिकता देनी है तो आर्टिकल 8 के अनुसार दिया जा सकता है। ये सारे प्रोविजन है, पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है रट्टा मारने के, आपको यही रटना है, यही समझना है। अब आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, मतलब कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर अर्जित कर ले, जैसे कोई व्यक्ति गया अमेरिका और स्वेच्छा से, उसने स्वेच्छा वर्ड ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा से अगर अमेरिका का नागरिक बन गया तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, ना तो स्टेट लेवल पर ना ही इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे मान लो सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है, सोनिया गांधी जी ये इटली की इनकी जो है पैदाइश है, वहाँ ये इटली की सिटीजन है ऐसा माना जाता है, ठीक है। इटली की सिटीजनशिप क्या उन्होंने स्वेच्छा से लिया? नहीं, वो वहाँ पे पैदा हुई थी। अब भारत में चूंकि इन्होंने मैरिज इनकी हो गई तो, और काफ़ी सालों से ये भारत में रह रही हैं, भारतीय संस्कृति में ढल गई हैं, इसलिए भारत की भी नागरिक हैं। अगर अब जैसे इनके बेटे हैं राहुल गांधी जी वहाँ पे गए, स्वेच्छा से उन्होंने अगर वहाँ पर नागरिकता को अप्लाई कर दिया तो इनकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, खिलाड़ी कुमार जिन्हें हम कहा जाता है अक्षय कुमार की, तो वो भारत के नागरिक थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो कनाडा में उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया और उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। तो स्वेच्छा से उन्होंने हासिल किया ना भाई, आर्बिट्ररीली उन्होंने ही हिमसेल्फ अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप इन कनाडा and he was given the citizenship of Canada, that's why he is no more Indian citizen। अब वह भारत के नागरिक नहीं, लेकिन हालांकि उन काफ़ी विवाद बढ़ने के बाद क्योंकि वो थोड़ा सा बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, जो मोदी हेटर्स हैं या बीजेपी की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते वो अक्षय कुमार को अक्सर ट्रोल करते रहते हैं। तो अक्षय कुमार जी ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया है, किसके लिए कि कनाडा से वो अपना सिटीजनशिप वापस लेना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया अभी अंडर प्रोसेसिंग है, उसको होने के बाद फिर से इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो तब तक वेट करेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि संविधान बनने के समय कौन भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, पाकिस्तान से इंडिया जो आ रहा है उसको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7 कह रहा है बंटवारे के समय, आर्टिकल 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान जो गया उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। 8 कह रहा है अगर भारतीय कोई व्यक्ति किसी और देश में चला गया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। और आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि भारत को कोई व्यक्ति किसी और देश का नागरिक स्वेच्छा से बन गया तो उसकी नागरिकता समाप्त। क्लियर है। तो ये था ना आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 यहाँ पर क्या है, नागरिकता के अधिकारों के बने रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पर ये प्रावधान लिखा है प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में, मतलब जो अभी हमने इस संविधान के जो भाग 2 में जो 5, 6, 7, 8 जो 9 उनमें जो भी प्रोविज़न किए गए उनके अनुसार किसी के अधीन भारत का नागरिक है, चाहे वो 5 के अनुसार भारत का नागरिक है, चाहे 6 के अनुसार भारत का नागरिक है, चाहे 7 के अनुसार है, चाहे 8 के अनुसार भारत का नागरिक है, तो उसको
ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब समझ में आ रहा कि यहाँ पर देखो आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 क्या कर रहा है, पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये चारों प्रावधान के तहत अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली है तो उसको नागरिकता कंटिन्यू करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। किसको, संसद को दे दिया गया आर्टिकल 10 के अनुसार। और इसलिए संसद ने क्या कर लिया, 1955 में क्या बना दिया, नागरिकता कानून बना दिया कि भैया ऐसा है कि भारत के नागरिक कौन कंसीडर किए जाएंगे, आर्टिकल 5 वाले, 5, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर आर्टिकल सॉरी नागरिकता कानून 1955 डील करेगा। इसे फिर से समझते हैं। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि भैया 5 के तहत किसी को अगर नागरिकता मिल गई, ठीक है, वो भी, 6 के तहत मिल गई वो भी, 7 के तहत मिल गई वो भी, 8 के तहत मिल गई वो भी, क्लियर है। उनकी जो नागरिकता है, उनकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू करेगा। ये कैसे कंटिन्यू करेगा, ये तब कंटिन्यू करेगा जब पार्लियामेंट ऐसी कोई कानून बना दे। और कानून उसने कब बनाया, 1955 में। समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर नागरिकता देने के अधिकार किसको है, संसद को है। क्लियर है। संसद कानून बनाकर उस कानूनी प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। जैसे अब एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अदनान सामी जी को देश को मतलब जो है क्या मिला है, भारत की नागरिकता मिल गई है। तो किसने दिया, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने दिया। गृह मंत्रालय ने कैसे दे दिया, कानून के अनुसार। कौन से कानून के अनुसार दिया, 1955, क्योंकि 1955 में कानून बनाया गया था नागरिकता का। क्यों, संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 10 में कि भैया किसी की कंटिन्यू करना है या कुछ भी करना है उसको लेकर कौन कानून बनाएगा, संसद बनाएगी। अब बात आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 उल्टा है, कह रहा भाई संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना है, यानी रेगुलेशन ऑफ मतलब सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप किसी की छीनना है, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 10 क्या कर रहा है, कंटिन्यू करने के। अब जैसे 5 के अनुसार, आर्टिकल 6, 7, 8 के अनुसार किसी की नागरिकता दी जा चुकी है और उसकी अब नागरिकता अगर वापस लेनी है तो कौन ले सकता है, तो कानून के अनुसार होगा। यानी यहाँ पर कोई लॉ बनाया जाएगा। इस लॉ के अनुसार 5, 6, 7, 8 के द्वारा दिया गया नागरिकता समाप्त किया जा सकता है लॉ के अनुसार। और ये लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है। यानी पार्लियामेंट को ही ये शक्ति दे दी गई है कि आप लॉ बनाकर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकते हैं। तो इसीलिए जो संविधान का कानून है, नागरिकता कानून, कौन सा, नागरिकता कानून, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नागरिकता कानून कब बना, 1955 में बना। इस कानून में क्या है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देना और उससे छीनना दोनों पावर दिए गए हैं। क्लियर है। तो इसी में अमेंडमेंट हुए हैं। अभी जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है, सिटीजनशिप देने के कानून है ना, वो सिटीजनशिप देने का जो कानून है उसी में अमेंडमेंट हुआ है, उसी को लेकर बवाल मचा है। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, इसे हम कल देखेंगे। तो आज हम लोगों ने संविधान का भाग 2 देखा। संविधान भाग 2 में हमने सिटीजनशिप को, अवधारणा को समझा, सिटीजनशिप क्या है ये हमने समझा, सिटीजनशिप के बेसिक पॉइंट समझा कि हमने हमारे यहाँ किस तरह का सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी समाप्त कर दिया गया है। सिटीजनशिप की कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव है। सिटीजनशिप को लेकर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भैया संविधान बनने के समय जो लोग भारत के नागरिक कौन होंगे उसकी भी व्यवस्था करता है। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है भैया, आर्टिकल 6 कहता है कि संविधान बनने के समय जो भारत में आ गए पाकिस्तान से, उनको जो है नागरिकता मिलेगी। तो कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 कह रहा है कि संविधान बनने के समय भैया जो पाकिस्तान चले गए थे उनको अगर नागरिकता देनी है तो कैसे बनेगी। आर्टिकल 8 कहता है कि संविधान बनने के समय कोई भारतीय किसी और देश को मूव कर गया तो उसको नागरिकता अगर देनी है तो कैसे मिलेगी। और आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर कोई भारतीय किसी देश में चला गया, स्वेच्छा से उसने नागरिकता स्वीकार कर ली तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कह रहा है कि 5, 6, 7, 8 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर नागरिकता दिया गया है तो उसको नागरिकता कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसको संबंध में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कानून बना दिया, यस बना दिया। कब बनाया, 1955 में बना दिया। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त विधियों के द्वारा अगर किसी भी तरह का नागरिकता दिया गया है तो उसकी नागरिकता को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेगी, संसद करेगी। कैसे, कानून बनाएगा। क्या कोई कानून है, हाँ है। कौन सा है, 1955। तो भैया आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे 1955, उसके प्रोविज़न को देखेंगे कैसे नागरिकता यहाँ पर ग्रहण की जा सकती है भारत में और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जा सकती है, ये दोनों देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।